हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड का संविधान। इसके लिए मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है कि 8 चैप्टर टोटल पढ़ने होंगे, जिसमें से मैंने 3 करवा दिया है। आप लोग संविधान का, स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास, उसकी विशेषताएं और इसमें विद्यमान मौलिक अधिकार, स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से। जो लोग नए आए हैं, वीडियोस नहीं देखे हैं, वो कमेंट बॉक्स पर जाकर लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप लोग का कवर होगा संघीय व्यवस्थापिका। स्विट्जरलैंड में कैसी व्यवस्थापिका है? संघीय व्यवस्थापिका, संघीय संसद है, ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल पार्लियामेंट। ये जो चैप्टर है 4th नंबर आप करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्थापिका, संघीय संसद, फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल पार्लियामेंट। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग जो है उनका कहना है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की तरह ही वहाँ की व्यवस्थापिका भी विशिष्ट है, यानी विशेष है। विश्व में वही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके उच्च सदन की शक्ति निम्न सदन की शक्ति से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। चलिए जानते हैं कि ये जो संघीय व्यवस्था है, संघीय संसद, फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल पार्लियामेंट, ये क्या है, इसकी क्या भूमिका है, क्या अर्थ है, ठीक है, इसमें कितनी सदन है। स्विस संविधान के द्वारा शासन के 3 अंगों में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद को निश्चित रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है, जहां तक जनता के तथा कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्यमंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी। 2 सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट होंगे तथा इन दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त होंगी। स्विस संघीय संसद एक शक्तिशाली विधानमंडल है और कार्यपालिका तथा संघीय न्यायाधिकरण को इसके अधीन किया गया है, परंतु संघीय संसद ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है। सर्वप्रथम संघात्मक व्यवस्था और कठोर संविधान के कारण इसकी शक्ति सीमित हो गई है। द्वितीय, स्विस संविधान में लोक निर्णय और आरंभक की जो व्यवस्था की गई है, उसके कारण कानून निर्माण और संवैधानिक संशोधन के संबंध में अंतिम शक्ति जनता को प्राप्त हो गई है, विधानमंडल को नहीं। संघीय संसद की एक अन्य विशेष बात दोनों सदनों की बिल्कुल समान शक्तियां हैं। प्रतिनिधि सभा और सीनेट की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है और प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग के शब्दों में यह इस दृष्टि से अनोखी है। संघीय संसद यानी द्विसदनीय व्यवस्थापिका, फेडरल पार्लियामेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। 1848 में निर्मित संविधान, पूर्व संविधान जो था, उसमें संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा का नाम दिया गया था तथा इसके 2 सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। अब नवीन संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद का नाम दिया गया है तथा इस संघीय संसद के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा जो है निम्न सदन है और सीनेट उच्च सदन। प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, रचना जो है इसकी, कंपोजिशन, संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 होगी। प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचकीय जिला होगा तथा प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कैंटन का कम से कम एक प्रतिनिधि सभा में अवश्य ही होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण बर्न और ज्यूरिच जैसे बड़े कैंटनों के द्वारा प्रतिनिधि सभा में क्रमशः 32 और 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन उरी जैसे कैंटन का प्रतिनिधि सभा में एक ही प्रतिनिधि है। प्रति 4 वर्ष के पश्चात प्रतिनिधि सभा के नवीन चुनाव होंगे। चुनाव प्रणाली की यदि बात करें, इलेक्शन सिस्टम की, तो स्विट्जरलैंड में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्विस नागरिक को मत अधिकार प्राप्त है तथा विशेष बात यह है कि प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में प्रतिबंध यह है कि वह एक समय पर
प्रतिनिधि सभा, सीनेट, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी एक संस्था की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप में वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर होंगे। सीनेट की रचना और चुनाव। सीनेट की सदस्य संख्या 46 होगी। स्विस परिसंघ के अर्ध कैंटनों ओवर्ल्ड, निडवर्ल्ड, बसेल सिटी, बसेल लैंड, एपेंजेल आउटरोड्स और एपेंजेल इनर रोड्स में से प्रत्येक सीनेट के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा तथा शेष 20 पूर्ण कैंटनों में से प्रत्येक के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजे जाएंगे। सीनेट सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटनों द्वारा किया जाएगा। 1848 में निर्मित संविधान जो 1998 तक लागू था, इसमें इस बात का प्रावधान था कि राज्य परिषद यानी संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटनों द्वारा किया जाएगा। परिणामतया व्यवहार में व्यवस्था यह थी कि अधिकांश कैंटनों में राज्य परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 4 कैंटनों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। इसी प्रकार विभिन्न कैंटनों द्वारा राज्य परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष था। वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी व्यवहार में यह स्थिति यही है। इस व्यवस्था के पीछे मान्यता यह है कि द्वितीय सदन के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका में स्विस जनता का नहीं वरन कैंटनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में समस्त शक्ति कैंटनों को ही प्राप्त होनी चाहिए। प्रतिनिधि सभा और सीनेट संघीय संसद के दोनों सदनों से संबंधित अन्य बातें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद। प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से 1 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और द्वितीय उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा तथा 1 वर्ष की अवधि के उपरांत उन्हें तत्काल ही दूसरे वर्ष के लिए नहीं चुना जा सकेगा। इस संबंध में स्विट्जरलैंड में यह परंपरा चली आ रही है कि 1 वर्ष जिस कैंटन का सदस्य अध्यक्ष रह चुका है, दूसरे वर्ष उसी कैंटन का सदस्य अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है। अर्थात प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष भिन्न भिन्न कैंटनों से चुने जाएंगे और एक ही कैंटन के सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नहीं चुने जा सकते हैं। यह परंपरा भी स्थापित हो गई है कि गत वर्ष के उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है तथा उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अधिवेशन और विशेष अधिवेशन। सदन के अधिवेशन नियमित रूप से होंगे तथा कानून अधिवेशन बुलाने से संबंधित समस्त व्यवस्था निर्धारित करेंगे। संबंधित सदन के ये सदस्य या संघीय सरकार आग्रह कर सकती है कि सदन के विशेष अधिवेशन बुलाए जाए। सदनों की पृथक पृथक बैठक और संयुक्त बैठक। सामान्यतः प्रतिनिधि सभा और सीनेट की पृथक पृथक बैठकें होंगी। कोई भी विषय दोनों सदनों से पारित होने पर ही उसे संघीय संसद का निर्णय कहा जाएगा। संयुक्त बैठक। संविधान के अनुच्छेद 157 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न कार्यों के लिए बुलाई जाएगी तथा इसकी अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष करेंगे। ये बैठकें इस प्रकार है: संघीय सरकार के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव के लिए। दूसरा है उच्च संघीय सत्ताओं के बीच क्षेत्र अधिकार संबंधी विवादों के निपटारे हेतु। तीसरा है समाधान के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय हेतु। विशेष अवसरों पर और संघीय शासन की घोषणाएं सुनने हेतु भी संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। दोनों सदनों की पृथक पृथक संयुक्त बैठकें सार्वजनिक रूप से होंगी। कानून के आधार पर किसी विषय पर विचार हेतु गुप्त बैठक की व्यवस्था की जा सकती है। गण पूर्ति और निर्णय प्रक्रिया। गण पूर्ति के लिए सदन के बहुमत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। दोनों सदनों की पृथक पृथक बैठकों में और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी निर्णय मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की बहुमत से होंगे, लेकिन संयुक्त बैठक में इन विषयों पर निर्णय के लिए दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत आवश्यक होगा।
किन्हीं संघीय कानूनों को अति आवश्यक अर्जेंट घोषित करने के लिए एक मुश्त 20 मिलियन फ्रैंक के खर्च की स्वीकृति देने हेतु या 2 मिलियन स्विस फ्रैंक से अधिक आवर्तक रिकरेंट व्यय की स्वीकृति हेतु अनुच्छेद 126(3) के अधीन विशेष भुगतान आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यय में वृद्धि हेतु संसदीय आयोग, संसदीय वर्ग और संसदीय सेवाओं की व्यवस्था। संसद अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अनुच्छेद 153 में संसदीय आयोग, अनुच्छेद 154 में संसदीय वर्ग और अनुच्छेद 155 में संसदीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से एक संसदीय आयोग नियुक्त कर सकेगा तथा उसे विधायी प्रकृति के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य सौंपे जा सकेंगे। इसी प्रकार संघीय संसद के सदस्य किन्हीं कार्यों के संपादन हेतु अपने सदस्यों में से संसदीय वर्ग बना सकेंगे तथा संसद को कार्य संपादन में सहायता देने हेतु संसदीय सेवाएं होंगी। संघीय संसद की कार्यप्रणाली की विशेष बात यह है कि संघीय संसद की कार्यवाही का प्रत्येक प्रलेख जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच चारों ही भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। संघीय संसद की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट। संघीय संसद को कौन सी शक्तियां प्राप्त है और उनके कार्य क्या है? स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के दोनों सदनों यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट को विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्रदान की गई है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 173 के उपधारा 2 में कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगी जो कि वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो अन्य किसी अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 160 से 173 में संघीय संसद के अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संघीय संसद को विधायी, प्रशासकीय, न्यायिक और वित्तीय सभी क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद की शक्तियों का अध्ययन इन रूपों में किया जा सकता है। विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। संघीय संसद मूलतः एक विधायी सभा है और इसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण है। संघीय संसद का मुख्य कार्य क्या है? संघीय संसद का मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के अतिरिक्त इसे संघीय आधिकारिक आदेश, फेडरल डिक्रीज जारी करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद जिसे सामान्य संघीय आदेश, सिंपल फेडरल डिक्री घोषित करती है, उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। संघीय संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है। इसे ये विषयों में निर्णय, नियम निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। कौन से विषय में? राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में, व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों के संबंध में, करदाताओं के वर्ग के संबंध में तथा करों के उद्देश्य और निर्धारण के संबंध में, परिसंघ के कार्य और सेवाओं के संबंध में, संघीय कानूनों को लागू करने और क्रियान्वित करने के प्रसंग में, कैंटनों के दायित्व के निर्धारण हेतु, संघीय सत्ताओं के गठन और प्रक्रिया के संबंध में। अति आवश्यक व्यवस्थापन, अर्जेंट लेजिस्लेशन। अनुच्छेद 165 सामान्य कानूनों पर लोक निर्णय की व्यवस्था करता है और लोक निर्णय की व्यवस्था अंतिम रूप से कानून बनाकर उसे लागू करने में विलंब और कभी भारी विलंब को जन्म देती है। अतः विशेष परिस्थितियों के लिए अति आवश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है। एक संघीय कानून जिसे तत्काल ही प्रभाव में लाने की आवश्यकता हो, उसे संघीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अति आवश्यक घोषित कर तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था सीमित समय के लिए ही है। यदि किसी अति आवश्यक संघीय कानून पर 50,000 नागरिकों द्वारा लोक निर्णय की मांग की जाती है तथा यदि इसे 1 वर्ष की अवधि में जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो संघीय संसद द्वारा लागू किए जाने के 1 वर्ष के बाद यह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अति आवश्यक व्यवस्थापन के
उपयुक्त प्रावधान के आधार पर संघीय संसद को 1 वर्ष के लिए तत्काल ही कानून बनाने और लागू करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संविधान में संशोधन की शक्ति। संघीय संसद संविधान के संशोधन कार्य में भी महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। जब संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचारार्थ हो तो संघीय संसद को भंग कर नवीन संघीय संसद का निर्वाचन आवश्यक होता है। संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय के साथ साथ आरंभक का नियंत्रण भी है। यदि 1 लाख स्विस मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होगा। निर्वाचन यानी नियुक्ति संबंधी शक्ति। संघीय संसद को स्विस संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद ये नियुक्तियां निर्वाचन के आधार पर करती है। संविधान के अनुसार उसे संघीय परिषद व संघीय न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर व संकट काल में मुख्य सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है। वहीं संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती है। संविधान के अनुसार संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा कुछ अन्य चुनाव संबंधी और पुष्टिकरण संबंधी अधिकार प्राप्त है। इनमें से अधिकांश नियुक्तियां संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स। संघीय संसद मूलतः एक विधायी निकाय है, लेकिन इसे कार्यपालिका के क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां प्राप्त है। कार्यपालिका क्षेत्र में संघीय संसद की शक्तियों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति। अनुच्छेद 166 के अनुसार संघीय संसद विदेश नीति के निर्धारण में भाग लेगी और वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण करेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति देगी। इस संबंध में अपवाद यह है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समस्त शक्ति प्राप्त है, उन पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियंत्रण। अनुच्छेद 169 के अनुसार संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालयों तथा अन्य अंगों जिन्हें परिसंघ के कार्यों का संपादन सौंपा गया है के कार्यों का निरीक्षण अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद का यह अधिकार उसे संघीय सरकार और अन्य संघीय सत्ताओं पर नियंत्रण दे देता है। संघीय संसद इस बात की व्यवस्था करेगी कि परिसंघ द्वारा अपने हाथ में लिए गए विभिन्न कार्यों की प्रभावदायकता का मूल्यांकन हो। अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है। इस संबंध में विस्तार की बातों का निर्धारण कानूनों के आधार पर होगा। वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर्स। संघीय संसद की सबसे प्रमुख शक्ति बजट की स्वीकृति से संबंधित है। संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करना संघीय संसद का कार्य है। बजट के संबंध में इसकी स्वीकृति अंतिम होती है क्योंकि इस पर ऐच्छिक लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं होता। संघ की ओर से दिए जाने वाले ऋणों के विषय में भी निर्णय संघीय संसद ही करती है। संघीय प्राधिकारियों के वेतन तथा भत्ते निर्धारित करना तथा संघीय शासन के स्थायी पदों का निर्माण तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करना भी संघीय संसद का कार्य है। संघीय संसद संघीय सरकार के आय व्यय के लेखे अकाउंट्स की भी जांच कर उसे स्वीकृति प्रदान करती है। कैंटनों से संबंधित शक्ति, पावर रिलेटिंग टू कैंटन्स। संघीय संसद को यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच कर उन्हें स्वीकार करे। कैंटन विदेशों से जो संधियां करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसी प्रकार कैंटन परस्पर जो संधियां करते हैं उनके बारे में भी संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। यदि संघीय सरकार या अन्य कैंटन संधि पर कोई आपत्ति उठावे, आंतरिक शक्ति बनाए रखना और उसके लिए यदि आवश्यक हो तो संघीय सेना का प्रयोग करना भी संविधान के अनुसार संघीय संसद का कार्य है, परंतु व्यवहार में यह कार्य संघीय सरकार द्वारा किया जाता है।
न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। स्वाभाविक रूप से संघीय संसद की न्यायिक शक्तियाँ सीमित हो गई है, लेकिन अब भी न्याय के क्षेत्र में उसे कुछ अधिकार प्राप्त है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 173 में किया गया है। संघीय संसद संघ की विविध सत्ताओं के बीच कार्य क्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है। संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकती है। संघीय संसद न्यायालयों से दंडित व्यक्तियों की क्षमा याचिकाओं पिटिशंस फॉर पार्डन पर विचार कर निर्णय करती है तथा सामूहिक समाधान की घोषणा करती है। अन्य कार्य या शक्तियाँ। उपयुक्त सभी शक्तियों के अतिरिक्त अनुच्छेद 173 के द्वारा संघीय संसद को अन्य कुछ कार्य भी सौंपे गए हैं। ये कार्य इस प्रकार है। यह स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और यह आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। असाधारण परिस्थितियों में अनुच्छेद 173 के उपयुक्त प्रथम और द्वितीय कार्य की पूर्ति के लिए अध्यादेश या साधारण संघीय आदेश जारी कर सकती है। यह सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है तथा इस उद्देश्य से समस्त सेना या उसके एक भाग की लामबंदी कर सकती है। यह राज्य की सभी गतिविधियों के आयोजन में सहायता देगी। इस प्रकार संविधान के द्वारा संघीय संसद को बहुत अधिक व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। संघीय संसद की वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट। संघीय संसद की शक्तियों की उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि संघीय संसद की स्थापना करते हुए स्विस संविधान के निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के मर्यादापूर्ण सिद्धांत पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने इसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की है। लेकिन व्यवहार में संघीय संसद उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी शक्तिशाली संविधान निर्माता उसे बनाना चाहते थे। विधायी क्षेत्र में संघीय संसद की शक्ति ऐच्छिक लोक निर्णय, ऑप्शनल लेजिस्लेटिव रेफरेंडम के कारण सीमित हो गई है। न केवल संवैधानिक दृष्टि से यह व्यवस्था है, वरन व्यवहार में भी ऐच्छिक लोक निर्णय की शक्ति का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप संघीय संसद को सदैव यह ध्यान में रखना होता है कि कानूनों पर लोक निर्णय हो सकता है और इसके कारण वे समाप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य पर्याप्त जटिल हो गया है और इस कारण विधायी क्षेत्र में भी संघीय संसद के स्थान पर संघीय सरकार की पहल करती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश में कल्याणकारी राज्य के उदय और संकटकालीन स्थिति के कारण कार्यपालिका की शक्तियाँ निरंतर बढ़ती जा रही है और व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास हो रहा है। स्विट्जरलैंड में भी संघीय सरकार द्वारा शासन सूत्र के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बना लिए जाने के कारण संघीय संसद का महत्व कम हो गया है। जुर्जर ने ठीक ही कहा है कि यह पर्याप्त स्पष्ट है कि संघीय सरकार का विधायी महत्व स्थायी रूप से बढ़ गया है और अन्य पश्चिमी प्रजातंत्रों के समान ही स्विट्जरलैंड में भी कम से कम वास्तविकता की दृष्टि से संघीय सरकार शासन का सर्वप्रमुख अंग बन गई है। संघीय संसद के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद अपने समस्त कार्य शांति, समझ और ईमानदारी से संपन्न करती है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार स्विट्जरलैंड की संघीय सभा बड़ी ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था है, जो शांति तथा देश प्रेम से प्रभावित होकर अपने कार्य संपन्न करती है। वहाँ के सदस्य व्यर्थ में ओजस्वी भाषण नहीं देते, न उन भाषणों की प्रशंसा की जाती है। वे तो व्यवहार में अपना कार्य कुशलतापूर्वक ढंग से संपन्न करने से ही संबंध रखते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने 1848 के संविधान द्वारा स्थापित संघीय सभा के संबंध में जो कुछ कहा है, वह वर्तमान संविधान द्वारा स्थापित संस्था संघीय संसद के संबंध में भी सत्य है। संघीय संसद के जो दो सदन होते हैं, उनके आपस के संबंध कैसे है अब आप जानने वाले हैं। ठीक है, संघीय संसद के दोनों सदनों का पारस्परिक संबंध, इंटर रिलेशन बिटवीन द टू चैम्बर्स ऑफ फेडरल पार्लियामेंट। स्विस संविधान के अनुसार
संघीय संसद के दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल समान है। इस संबंध में प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि स्विस संघीय संसद संघीय सरकार की भांति ही विचित्र है, क्योंकि इसमें दोनों सदनों के अधिकार एक से है और उच्च सदन की शक्तियां किसी भी दृष्टि से निम्न सदन से कम या अलग नहीं है। साधारण विधेयक हो या वित्त विधेयक संघीय संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और कानून का रूप धारण करने के लिए इसे दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में विरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों की एक संयुक्त सम्मेलन समिति जॉइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी स्थापित की जाती है, जो विधेयक के बारे में गतिरोध दूर करने के लिए विचार करती है और दोनों सदनों के सम्मुख अपने सुझाव रखती है। यदि दोनों सदनों में गतिरोध दूर हो जाए तो ठीक है, यदि अब भी गतिरोध दूर न हो तो संयुक्त सम्मेलन समिति पुनः इसी प्रकार से कार्य करती है। यदि फिर भी विधेयक पर गतिरोध बना रहे तो उस विधेयक को ही समाप्त कर दिया जाता है। व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि स्विट्जरलैंड के दोनों सदनों में गतिरोध बहुत कम ही होते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों सदनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और दोनों ही सदन व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर अपना कार्य करते हैं। संविधान द्वारा संघीय संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान किए जाने पर भी व्यवहार में द्वितीय सदन यानी सीनेट की शक्तियां घटने लगी है। प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट का प्रभाव कम होने का एक कारण यह है कि सीनेट एक लोकप्रिय सदन नहीं है। सीनेट ने अपनी इच्छा से प्रतिनिधि सभा की तुलना में गौण स्थान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं और सीनेट में केवल कैंटनों के प्रतिनिधि। लावेल का मत है कि दो शक्तिशाली संस्थाओं में से जिस संस्था में राजनीतिक नेता रहते हैं वह कालांतर में सामान्यतः निश्चित रूप से अधिक शक्तिमान हो जाती है, तथा इसी कारण यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सीनेट प्रतिनिधि सभा की तुलना में कम अधिकार तथा प्रभाव रखती है। लेकिन व्यवहार में सीनेट को कुछ गौण स्थिति प्राप्त होने के कारण पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि सीनेट व्यर्थ है। व्यवहार के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में सीनेट ने प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा जन दृष्टिकोण को अधिक अच्छे रूप में समझा है। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में सामान्यतया पारस्परिक विरोध की स्थिति नहीं देखी जाती। प्रोफेसर घोष के शब्दों में स्विट्जरलैंड में सदैव दोनों ही सदनों में बहुत सुखद और मधुर संबंध देखे जाते हैं। ऐसे अवसर भी कम नहीं हुए हैं जबकि सीनेट ने प्रसन्नता के साथ न केवल प्रतिनिधि सभा की मांग के लिए मार्ग प्रशस्त किया वरन स्वयं प्रतिनिधि सभा से बढ़कर राष्ट्रीयता का परिचय दिया। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदन अपनी प्रतिक्रियावादिता के लिए कुख्यात रहे हैं, लेकिन स्विस सीनेट के संबंध में ऐसी बात नहीं है। मुनरो के शब्दों में विश्व के अधिकांशतः द्वितीय सदनों के समान सीनेट ने प्रतिक्रियावादी होने की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की है। स्विस सीनेट को कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रियावादिता का गढ़ अथवा प्रगति को रोकने वाली संस्था नहीं कहता है। सीनेट की अन्य राज्यों के द्वितीय सदन से तुलना, कंपैरिजन ऑफ सीनेट विद सेकंड चैम्बर ऑफ अदर कंट्रीज। स्विट्जरलैंड की जो सीनेट है उसकी तुलना विश्व के अन्य जो देश है उनके द्वितीय सदन से की जाएगी अभी, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की सीनेट की तुलना अनेक बार इंग्लैंड की लॉर्ड सभा, भारत की राज्यसभा और अमेरिका की सीनेट से की जाती है। जहाँ तक इंग्लैंड की लॉर्ड सभा और भारत की राज्यसभा का संबंध है, स्विस सीनेट को इन दोनों ही सदनों से अधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन की लॉर्ड सभा साधारण विधेयकों में 1 वर्ष की देर कर सकती है और वित्त विधेयकों को 1 माह तक रोके रख सकती है। इंग्लैंड की लॉर्ड सभा लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक निर्बल है, जबकि स्विस सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के बराबर है।
भारत में राज्यसभा की शक्तियाँ साधारण विधेयकों के संबंध में कम से कम वैधानिक दृष्टि से लोकसभा के बराबर है, परंतु वित्त विधेयकों के संबंध में उसकी स्थिति बहुत ही निर्बल है, क्योंकि उसके द्वारा केवल 14 दिन तक ही वित्त विधेयक को रोके रखने का कार्य किया जा सकता है। लेकिन स्विस सीनेट को सभी विषयों में प्रतिनिधि सभा के बराबर ही शक्तियाँ प्राप्त है। इस प्रकार स्विस सीनेट इंग्लैंड की लॉर्ड सभा और भारत की राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। स्विस सीनेट की कभी कभी अमेरिकी सीनेट से भी तुलना की जाती है। अमेरिकी सीनेट को न केवल प्रतिनिधि सभा के बराबर शक्तियाँ प्राप्त है, वरन उसे कार्यपालिका के क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ भी प्राप्त है। अमेरिकी सीनेट जो है उसको न केवल प्रतिनिधि सभा के बराबर शक्तियाँ प्राप्त है, बल्कि उसे कार्यपालिका के क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि करने तथा संधियों के अनुसमर्थन की शक्ति। इन शक्तियों ने अमेरिकी सीनेट को विशेष और बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान कर दी है, जैसी स्थिति न तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा को प्राप्त है और न ही विश्व के अन्य किसी द्वितीय सदन को प्राप्त है। इस प्रकार अमेरिकी सीनेट स्विस सीनेट से अधिक शक्तिशाली है। संघीय संसद में समिति व्यवस्था, कमेटी सिस्टम इन फेडरल पार्लियामेंट। अन्य देशों की भांति स्विट्जरलैंड में भी व्यवस्थापिका के विधायी कार्य को हल्का करने के लिए समिति व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय संसद के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा में 12 और द्वितीय सदन यानी सीनेट में 10 स्थायी समितियां हैं। इनमें से प्रमुख स्थायी समितियां ये है: समाधान समिति, संघीय रेलवे समिति यानी फेडरल रेलवे कमेटी, रेलवे रियायत समिति रेलवे कंसेशन कमेटी, वित्त समिति, याचिका समिति, विदेश समिति, सीमा शुल्क समिति यानी कस्टम्स ड्यूटी कमेटी। इन समितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों को उस अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है जिस अनुपात में व्यवस्थापिका में इन राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ये समितियां विधेयकों के संबंध में आवश्यक तथ्य एकत्रित करती हैं और उन पर सूक्ष्म रूप में विचार कर सदन को अपनी सम्मति देती है। स्विट्जरलैंड में इन समितियों की भूमिका परामर्श देने भर की है और उन्हें विधेयकों के संबंध में वह स्थिति प्राप्त नहीं है जो स्थिति अमेरिकी समितियों को प्राप्त है। इन समितियों से समय की बचत होती है और विधायी कार्य अधिक श्रेष्ठ रूप में संपन्न हो सकता है। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। स्विस संघीय संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन, संघीय सरकार के सदस्यों, संघीय न्यायालय के न्यायाधीश और कुछ दूसरे संघीय अधिकारियों के निर्वाचन तथा कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप में होते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन प्रतिनिधि सभा के भवन में होते हैं और प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है। शेष कार्यों के लिए दोनों सदनों के पृथक पृथक अधिवेशन होते हैं। विधायी क्षेत्र के दोनों सदनों की शक्तियाँ बिल्कुल समान हैं और साधारण विधेयक हो या वित्तीय विधेयक संविधान के अनुसार किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि बजट पहले निम्न सदन में रखा जाता है और रेल बजट दोनों सदनों में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेप में विधायी प्रक्रिया जो है इस प्रकार है। लेजिस्लेटिव प्रक्रिया जो होती है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, विधायी प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले जो है विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, प्रोपोजिशन ऑफ द बिल। स्विट्जरलैंड में विधायी सदनों में विधेयक 4 प्रकार से प्रस्तुत होते हैं। पहला है संघीय सरकार द्वारा, दूसरा संघीय संसद द्वारा, तीसरा कैंटनों द्वारा और चौथा है संघीय संसद के किसी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा। लेकिन व्यवहार में संघीय सरकार ही अधिकांश विधेयक तैयार करती है और उन्हें प्रस्तावित करती है। वित्त विधेयक संघीय सरकार द्वारा ही प्रस्तावित हो सकता है, किसी सदस्य द्वारा नहीं। विधेयक प्रस्तावित होने पर उसके सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यदि उससे सदन सहमत है तो विधेयक समिति को विचारार्थ सौंप दिया जाता है। विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात समिति अवस्था में जाता है यह आपका विधायी प्रक्रिया, ठीक है। कमेटी स्टेज। समिति में सदन के समस्त दलों को अपनी सदस्य संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
स्विट्जरलैंड में विधायी समितियां प्रायः अपनी बैठकें उस समय करती है जब सदन का अधिवेशन ना हो रहा हो। समितियां प्रायः विधेयक के मूल प्रारूप को नहीं बदलती, वरन विधेयक में केवल आवश्यक संशोधन का ही सुझाव देती है। मुख्यतः समिति प्रत्येक विचाराधीन प्रश्न को सर्वसम्मति से सुलझाती है और फिर अपने निर्णय को एक निर्धारित प्रतिवेदक के द्वारा संबद्ध सदन में भेज देती है। सदन में विधेयकों को पारित करना, पासिंग ऑफ द बिल बाय चैम्बर। समिति की रिपोर्ट सदन में आ जाने पर सदन में विधेयक पर विचार आरंभ किया जाता है। सदन में विधेयकों पर धारावार विचार किया जाता है और समिति द्वारा सुझाए संशोधनों पर भी सदन विचार करता है। अंत में संपूर्ण विधेयक पर मत संग्रह किया जाता है और एक सदन द्वारा विधेयकों को स्वीकृति के बाद उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक पर विचार के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतभेदों को दूर रखना, रिमूविंग ऑफ डिफरेंसेस। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो मतभेद दूर करने के लिए संयुक्त सम्मेलन समिति स्थापित की जाती है, जिसमें दोनों सदनों के बराबर सदस्य होते हैं और इस समिति का अध्यक्ष उस सदन में कोई व्यक्ति होता है जिसमें विधेयक प्रारंभ हुआ था। यदि संयुक्त समिति के सुझावों को भी कोई सदन अस्वीकार कर दे तो विधेयक रद्द समझा जाता है। मतभेद दूर होने के पश्चात विधेयक का प्रकाशन किया जाता है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, विधायी प्रक्रिया, उसके अंतिम स्टेप मतलब आखिरी चरण जो है, अंतिम चरण, लास्ट स्टेप है विधेयक का प्रकाशन। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ द बिल। यदि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाए यानी पास हो जाए तो उस पर दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा सचिवों के हस्ताक्षर हो जाते हैं और इसके बाद विधेयक संघीय सरकार के पास प्रकाशन तथा लागू करने के लिए भेजा जाता है। यदि विधेयक में दर्ज की गई अवधि तक जनता इस पर लोक निर्णय की मांग न करे तो वह कानून की भांति लागू किया जाता है।